भारतीय समाज की परंपरागत सामाजिक संरचना, परिवार व्यवस्था, स्त्रियों की परिस्थिति, जाति संरचना, सामाजिक मूल्यों तथा मनोवृत्तियों में होने वाले परिवर्तन को विभिन्न विद्वानों ने कुछ प्रक्रियाओं के रूप में स्पष्ट किया है और यह प्रक्रिया उन आधारों और दशाओं को स्पष्ट करती हैं जो भारत में होने वाले सामाजिक रूपांतरण का प्रमुख कारण है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत में सामाजिक रूपांतरण की मुख्य प्रक्रियाओं की। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम उन टॉपिक को देख लेते हैं जिनका अध्ययन आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। भारत में सामाजिक रूपांतरण की प्रक्रियाओं में पहला संस्कृतिकरण, दूसरा पश्चिमीकरण, तीसरा आधुनिकीकरण, चौथा लौकिकीकरण, पांचवा औद्योगिकरण तथा नगरीकरण, छठा लोकतंत्रीकरण, सातवां वैश्वीकरण एवं उदारीकरण। सामाजिक रूपांतरण की अवधारणा सबसे पहले कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक जर्मन आइडियोलॉजी में स्पष्ट किया। इन्होंने सामाजिक रूपांतरण को एक ऐसा परिवर्तन कहा जो हमें क्रांति की ओर ले जाता है। इसका तात्पर्य यह कि जब अनेक अंतर्विरोधों के कारण परिवर्तन बहुत तेज गति से होने लगता है, तब इसके फलस्वरूप संपूर्ण व्यवस्था में परिवर्तन आ जाता है। तब ऐसे परिवर्तन को हम सामाजिक रूपांतरण कहते हैं। लेकिन अनेक विद्वान सामाजिक रूपांतरण की अवधारणा को क्रांति के रूप में स्पष्ट करने के पक्ष में नहीं है। इनका मानना है कि रूपांतरण एक ऐसा परिवर्तन है जिसके द्वारा परंपरागत समाज आधुनिक समाज के रूप में बदलने लगता है। एक परंपरागत समाज में अविकसित प्रौद्योगिकी, कृषि की प्रधानता, प्रथाओं और परंपराओं के द्वारा स्थापित होने वाला सामाजिक नियंत्रण इत्यादि प्रमुख लक्षण विद्यमान होते हैं। समाज में जब विकसित प्रौद्योगिकी के द्वारा उत्पादन में वृद्धि होने लगती है, कृषि उत्पादन केवल उपभोग के लिए नहीं किया जाता, तब सरल समाज आधुनिक समाज के रूप में बदलने लगता है। तब इस दशा में लोगों के सामाजिक संबंधों और सामाजिक भूमिकाओं का रूप बदल जाता है। तब इसी दशा को सामाजिक रूपांतरण कहा जाता है। दूसरे शब्दों में योजनाबद्ध रूप में होने वाला व्यापक परिवर्तन ही सामाजिक रूपांतरण होता है। स्वतंत्रता के बाद भारतीय समाज की संपूर्ण जीवन शैली, सामाजिक व्यवस्था तथा पारस्परिक संबंधों में एक व्यापक परिवर्तन हुआ है जो हमें संस्कृतिकरण के रूप में भी देखने को मिलता है। यह संस्कृतिकरण भारतीय ग्रामों में परंपरागत जाति व्यवस्था से संबंधित नियमों और उनके व्यवहारों में होने वाले परिवर्तनों को M.N. श्रीनिवास ने जिस प्रक्रिया के रूप में स्पष्ट किया है उसे संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। M.N. श्रीनिवास का मानना है कि संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई निम्न हिंदू जाति या जनजाति अपने से उच्च किसी जाति के समान अपने रीति रिवाजों, कर्मकांड, विचारों और जीवन की शैली को बदलने लगती है। इसे हम एक उदाहरण के रूप में समझें तो आज वर्तमान समय में बहुत सी निम्न जातियां सामाजिक और धार्मिक जीवन में वह सभी व्यवहार करने लगी हैं जो केवल उच्च जातियों द्वारा किए जाते थे, जैसे शाकाहारी भोजन करना, सोने चांदी के आभूषण पहनना तथा कर्मकांडों का पालन करना। इसी प्रकार के व्यवहार हैं और इन व्यवहारों के द्वारा ये जातियां अपने आप को पहले से अधिक पवित्र दिखाकर अपनी जातीय स्थिति को ऊंचा उठाने का प्रयास करती हैं और यही कारण है कि जाति संरचना में व्यापक गतिशीलता या परिवर्तन देखने को मिलता है। संस्कृतिकरण का मुख्य प्रतिमान आज हमें प्रभु जाति के रूप में देखने को मिलता है। प्रभु जाति कोई भी वह जाति है जिसका भूमि के एक बड़े भाग पर अधिकार होता है एवं जिसके सदस्य संख्या में अधिक होते हैं तथा स्थानीय रूप से उनका गांव में अधिक प्रभाव होता है। इस तरह एक निम्न अथवा पिछड़ी जाति भी प्रभु जाति हो सकती है। सामाजिक रूपांतरण की प्रक्रियाओं में दूसरा पश्चिमीकरण। पश्चिमीकरण के अर्थ की बात करें तो पाश्चात्य संस्कृति के रंग में रंगने की प्रक्रिया को पश्चिमीकरण कहा जाता है। पाश्चात्य संस्कृति जिसे पश्चिमी सभ्यता भी कहा जाता है, यह आमतौर पर यूरोपीय संस्कृति का उदाहरण है। पश्चिम यूरोप और उन देशों को संदर्भित करता है जो यूरोपीय लोगों, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा,
ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में बसे हुए हैं। इन्हीं देशों की संस्कृति को अपनाने की प्रक्रिया को पश्चिमीकरण कहा जाता है। पश्चिमीकरण एक अनुकरण की प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया में भारतीय व्यक्ति पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति का अनुकरण करते हैं। पश्चिमीकरण को परिभाषित करते हुए एम.एन. श्रीनिवास ने कहा कि पश्चिमीकरण का तात्पर्य समाज के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन में उत्पन्न होने वाले उन सभी परिवर्तनों से है जो प्रौद्योगिकी, नई संस्थाओं, विचारधाराओं और नए मूल्यों से संबंधित है। एम.एन. श्रीनिवास की परिभाषा से यह स्पष्ट होता है कि पश्चिमीकरण का तात्पर्य केवल अंग्रेजी की सांस्कृतिक विशेषताओं को ग्रहण करना ही नहीं है, बल्कि पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव से जब हमारी प्रौद्योगिकी या तकनीकी, सामाजिक संस्थाओं, विचारों और सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन होने लगते हैं, तब इसे हम पश्चिमीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। मानवतावाद, तर्कवाद, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और समताकारी मूल्य पश्चिमीकरण के प्रमुख तत्व हैं। भारतीय समाज में होने वाले सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों को स्पष्ट करने के लिए आधुनिकीकरण की प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। आधुनिकीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो मुख्यतः नई प्रौद्योगिकी के प्रभाव से उत्पन्न होती है और यह आधुनिकीकरण की प्रक्रिया समाज में परंपरागत विशेषताओं के स्थान पर नए सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा आर्थिक परिवर्तन उत्पन्न करती है। साधारणतः आधुनिकीकरण का तात्पर्य फैशन तथा नई जीवन प्रणाली से समझ लिया जाता है, लेकिन ऐसी धारणाएं गलत हैं। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को परंपरा की तुलना के रूप में समझा जा सकता है। दूसरे शब्दों में, जब नई प्रौद्योगिकी और नई आर्थिक दशाओं के प्रभाव से परंपराओं का रूप बदलने लगता है, तब इस दशा को आधुनिकीकरण कहते हैं। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में वैज्ञानिक दृष्टिकोण में वृद्धि होना, औद्योगिकरण तथा नगरीकरण में विकास होना, धर्म निरपेक्षता बढ़ाना, प्रौद्योगिक विकास होना, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होना, शिक्षा का प्रसार होना इत्यादि आधुनिकीकरण से संबंधित प्रमुख विशेषताएं हैं। भारतीय समाज की सामाजिक संरचना में होने वाले एक अन्य परिवर्तन को एम.एन. श्रीनिवास ने लौकिकीकरण की प्रक्रिया के रूप में स्पष्ट किया है। लौकिकीकरण शब्द की अर्थ की बात करें तो लौकिकीकरण शब्द लौकिक से बना है, जिसका अर्थ सांसारिक से लगाया जाता है। इसका तात्पर्य यह कि जब हम धार्मिक क्रियाओं को लौकिक अथवा सांसारिक आधार पर देखने लगते हैं तथा तार्किक आधार पर उनकी व्याख्या करने लगते हैं, तब इस प्रक्रिया को लौकिकीकरण कहा जाता है। लौकिकीकरण की इस प्रक्रिया में सर्वधर्म समभाव अर्थात सभी धर्म समान हैं की भावना का प्रसार किया जाता है। दूसरे शब्दों में, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो तर्कहीन बातों को अस्वीकार करती है। इसका अर्थ यह कि जिन क्रियाओं अथवा व्यवहारों को पहले हम धार्मिक मानते थे, अब उन्हें धार्मिक नहीं माना जाता। इस प्रक्रिया का आवश्यक तत्व बुद्धिवाद है। चैम्बर्स ने लौकिकीकरण को परिभाषित करते हुए बताया कि लौकिकीकरण एक ऐसा विश्वास है जिसमें राज्य, नैतिकताएं, शिक्षा इत्यादि धर्म से संबंधित होनी चाहिए। इस प्रकार चैम्बर्स ने लौकिकीकरण को धार्मिक आधार पर प्रस्तुत करते हुए बताया कि लौकिकीकरण में ऐसे विश्वास सम्मिलित होते हैं जो राज्य, नैतिकताओं, शिक्षा, धर्म इत्यादि से संबंधित होते हैं। सामाजिक रूपांतरण की प्रक्रियाओं में औद्योगिकरण तथा नगरीकरण की प्रमुख भूमिका रही है। औद्योगिकरण वह प्रक्रिया है जो संरचनात्मक दृष्टिकोण के आधार पर सामाजिक परिवर्तन को स्पष्ट करती है। इस औद्योगिकरण की प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर नवीन उद्योगों का प्रारंभ किया जाता है और साथ ही जो छोटे उद्योग होते हैं उन्हें भी विशाल उद्योगों में परिवर्तित या बदल दिया जाता है। बात अगर नगरीकरण की करें तो नगरीकरण सामाजिक परिवर्तन की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी समाज की विशेष नगरों की संख्या में वृद्धि या उन स्थानों द्वारा नगरीय विशेषताओं को ग्रहण करने से लगाया जाता है जो अभी तक नगर नहीं कहे जाते हैं। इस प्रकार नगरीकरण की प्रक्रिया किसी भी समाज में नगरों के विस्तार और उन स्थानों द्वारा लगाया जाता है जिनको अभी तक नगर की संज्ञा नहीं मिली है। औद्योगिकरण और नगरीकरण क्या होता
होता है, इसके विषय में अधिक जानकारी के लिए इसके वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप वहां से जाकर के औद्योगिकरण और नगरीकरण के विषय में विस्तार से जान सकते हैं। भारत में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं में लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया ने जीवन के सभी पक्षों को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। स्वतंत्रता के बाद भारत को जब एक लोकतांत्रिक राष्ट्र घोषित किया गया तो यहाँ ऐसे मूल्यों को महत्व दिया जाने लगा जो समानता, स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय और आधुनिकीकरण पर आधारित है। लोकतंत्रीकरण के अर्थ की बात करें तो लोकतंत्रीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक राजनीतिक शासन लोकतांत्रिक हो जाता है। इसका तात्पर्य यह कि लोकतंत्रीकरण एक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया में राजनीतिक शासन अर्थात नीति विशेष के द्वारा शासन के स्थान पर लोकतांत्रिक अर्थात लोगों के शासन से लिया जाता है। लोकतंत्र या प्रजातंत्र एक ऐसी प्रणाली है जिसके अंतर्गत जनता अपने इच्छा से निर्वाचन में भाग लेती है और अपना मत उम्मीदवार को देकर अपना एक प्रतिनिधि चुनती है और यही प्रतिनिधि उन पर शासन करता है। यह लोकतंत्र दो शब्दों से मिलकर बना होता है, लोक और तंत्र। लोक का अर्थ जनता तथा तंत्र का अर्थ शासन से लगाया जाता है, अर्थात जहाँ पर जनता का शासन होता है उसे लोकतंत्र कहा जाता है। इसका प्रमुख उदाहरण भारत है। वर्तमान संदर्भ में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं में वैश्वीकरण तथा उदारीकरण का भी प्रमुख स्थान है। मूल रूप से इन दोनों प्रक्रियाओं का संबंध अर्थव्यवस्था से है, लेकिन अब यह स्वीकार किया जाने लगा है कि सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्थाएं परस्पर संबंधित होती हैं। वैश्वीकरण के अर्थ के विषय में बात करें तो वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ने का प्रयत्न किया जाता है, अर्थात इस प्रक्रिया के माध्यम से किसी एक राष्ट्र या देश की अर्थव्यवस्था को संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ा जाता है। अर्थव्यवस्था के अर्थ की बात करें तो जब हम किसी देश को उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं, उत्पादन, उपभोग, निवेश, विनिमय सम्मिलित होते हैं के संदर्भ में परिभाषित करते हैं या आर्थिक क्रियाओं के अर्थ को जोड़ते हैं तो उसे हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। बात अगर उदारीकरण की करें तो उदारीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा वस्तुओं के उत्पादन तथा उनकी कीमत के निर्धारण में सरकार के नियंत्रण को धीरे धीरे कम किया जाता है। स्वतंत्रता के बाद भारत में एक मिश्रित अर्थव्यवस्था पर जोर दिया गया। इसके अंतर्गत यह तय किया गया कि जनसाधारण की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं से संबंधित वस्तुओं और सेवाओं पर सरकार का नियंत्रण रहे, जिससे समाज के कमजोर वर्गों का शोषण न किया जा सके। इसी आधार पर अनेक महत्वपूर्ण वस्तुओं के लिए कोटा, परमिट और लाइसेंस देने की नीति अपनाई गई। पिछड़े हुए क्षेत्रों, समाज के कमजोर वर्गों तथा कृषि से संबंधित आवश्यक वस्तुओं को अनुदान के द्वारा कम कीमत पर बेचने का निर्णय लिया गया।